हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रेशपुर कहकर एक गांव में ऐश्वर्या नामक एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसके पापा कुलभूषण एक गैरेज में काम किया करते थे। ऐश्वर्या की माँ नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही उसे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। ऐश्वर्या कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी पूरे जी जान और लगन से कर रही होती है, जिसमें उसके पिता भी उसका बहुत साथ देते हैं। ये लो ऐश्वर्या बिटिया, गर्मा गर्म अदरक और मसाले की मिश्रण वाली चाय। इससे तुम्हें पढ़ाई करते वक्त नींद नहीं आएगी और तुम अच्छे से पढ़ सकोगी। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो। गांव की इतनी बड़ी कॉलेज में मुझे पढ़ाने भेजते हो। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पापा मिले। और मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुझ जैसी प्यारी और होनहार बेटी मिली और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन करके दिखाएगी। जी पापा, जरूर। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। ऐश्वर्या पूरी मेहनत से पढ़ाई करती और परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। अब उसका हायर स्टडीज का आखिरी साल चल रहा था और अब उसका ग्रेजुएशन भी पूरा होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही एक रात गैराज से लौटते समय एक कार से टकराकर कुलभूषण का एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल ले जाने तक उसकी मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण की मृत्यु से ऐश्वर्या बहुत दुखी हो जाती है और उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। ये क्या हो गया? पापा, आप क्यों चले गए? अब मुझे रात में चाय कौन बना कर देगा? मुझे जीवन जीने की सही राह कौन दिखाएगा? मुझे बेटी कहकर कौन पुकारेगा? पापा, मैं तो आपकी लाडो थी ना, तो इतनी जल्दी अपनी लाडो को इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आ जाओ ना वापस किसी तरह। ऐश्वर्या बिलक बिलक कर रोती है। वो जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसके पास जितने पैसे थे सारे खत्म हो जाते हैं। और तो और घर मालिक उससे बिल ना भरने के कारण घर से बाहर भी निकाल देते हैं। वो मंदिर में रहने लगती है। मैं कब तक इस मंदिर में रहूंगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना तो है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं अब अपने पापा का सपना कैसे पूरा करूं? तभी मंदिर के पंडित जी वहां आते हैं और ऐश्वर्या से कहते हैं, बिटिया, मैं जानता हूँ तुम किस पीड़ा से गुजर रही हो, लेकिन एक बात कहूँ, जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी बिटिया। चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें उनका डट कर सामना करना होगा। और फिर एक बार तुम वो मुकाम हासिल कर लोगी ना, तो तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा कि सच में मेरे सारे बलिदान का और सारे संघर्ष का अंजाम, उसका अंत खूबसूरत ही हुआ और मुझे जो चाहिए था वो मुझे आखिर में मिल ही गया। जी पंडित जी, मैं समझती हूँ और मैं अपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। हाँ, मेरे पापा भी यही कहा करते थे। ऐश्वर्या अब नौकरी ढूंढने जाती है क्योंकि उसे अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी होती है, लेकिन उस बेचारी को कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं देता। वो भटकते भटकते कहीं एक जगह रुकती है और फिर उसे एक चाय का स्टॉल दिखता है और वो उस चाय के स्टॉल पर बैठ जाती है, जहां पर वो दो लोगों को अखबार पढ़कर आपस में बात करते हुए सुनती है। कितने आश्चर्य की बात है ना भाई, एक गरीब चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन गया। वाकई में मोदी जी की कहानी बहुत प्रेरणा देती है। मोदी जी के बारे में सुनकर ऐश्वर्या की आंखें खुल जाती हैं। मोदी जी आज कहां से कहां आ गए हैं? उनकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी ने मुझे भी इंस्पायर कर दिया है और अब मैं भी अपनी लाइफ में सब कुछ जीरो से स्टार्ट करूंगी। शून्य से शुरू करते ही मैं अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करूंगी जिसके बारे में मैं हर घड़ी सोचती रहती हूँ।
एक बड़ी अफसर बनना और मेरे पापा का सपना पूरा करना। ऐश्वर्या फैसला लेती है कि वो भी अब चाय बेचेगी। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाती है और वहां पर चाय बेचती है। मुझे इस चाय के साथ साथ कुछ और भी बेचना चाहिए। लोग ज्यादातर चाय के साथ क्या खाते हैं? अरे सोच ऐश्वर्या, सोच, जल्दी सोच। ऐश्वर्या सोचती है और फिर वो तरह तरह के पकौड़े बनाने का तय करती है और गर्मा गर्म चाय के साथ वो अलग अलग प्रकार के पकौड़े बेचना भी शुरू करती है। चाय पकौड़ा, गर्मा गर्म चाय पकौड़ा। अति सुंदर, क्या चाय है, मतलब कमाल हो गया। और क्या पकौड़े, ओहो, इतने अच्छे और मजेदार प्याज के पकौड़े तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। बिटिया तू इतनी अच्छी चाय बनावत है कि हम का बताएं, कितनी भी तारीफ या कर लें कम हो। तुहारा कौनो जवाब नहीं, तू तो कमाल है बिटिया। अरे बिटिया, तो इतनी अच्छी चाय बनावत है कि हम का बताएं। हम कितने भी तारीफ कर ले हम तोहरा कम है। तोहरा कौनो जवाब नहीं। तू तो कमाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में भाग्यवान हूँ कि इतने कम समय में ही मैंने आप सबका दिल जीत लिया। ऐश्वर्या अब धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। हर कोई चाय पीने ऐश्वर्या के पास ही आया करते। ऐश्वर्या अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करना शुरू करती है। चाय पकौड़े बेचकर जो थोड़े बहुत उसने पैसे कमाए होते हैं, उन्हीं से वो अपनी कॉलेज फीस और जीवन यापन करती। कॉलेज में उसे लड़कियां चिढ़ाती रहती। अरे वो देखो, गरीब चाय पकौड़े वाली आ गई। यार ऐश्वर्या, मुझे भी एक कटिंग चाय देना और हाँ, साथ में आलू के पकौड़े भी देना। ऐश्वर्या को उन लड़कियों की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। चुप रहो, हंसना बंद करो बेवकूफों। कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम चाहे जो भी हो, काम काम होता है। तुम लोगों को पता भी है मैं किन हालातों में जीती हूँ, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है पता है? तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता मेरा मजाक उड़ाने का। अगर आइंदा से किसी ने भी मेरा काम का मजाक उड़ाया ना, तो मैं सीधा उसका मुंह तोड़ दूंगी। मुझे बाकी बेचारी लड़कियों की तरह मत समझना, जो चुपचाप तुम जैसे बेवकूफों से डर जाएंगी या सहम कर रह जाएंगी। हाँ। टशन दिखाते हुए ऐश्वर्या उन लड़कियों को खरी खोटी सुनाती है और उनका मुंह बंद कर देती है। ऐश्वर्या बहुत ही ज्यादा मेहनत करती। वो रोज सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाकर पढ़ती और फिर चाय पकौड़ा बेचती। वो चाय पकौड़ा बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और खुद के लिए एक मकान भी लेती है। ऐश्वर्या के फाइनल एग्जाम्स नजदीक थे और फाइनल एग्जाम्स में बैठने के लिए सबसे पहले उसे अपनी सारी फीस चुकानी थी। इसीलिए अब वो ओवर टाइम रहकर चाय पकौड़ा बेचती। चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा, चाय पकौड़ा, चाय चाय। नहीं ऐश्वर्या, तुझे थकना नहीं है। तुझे इतनी आसानी से तो हार नहीं माननी है। फीस क्लियर करनी है ना, और उसके बाद ही एग्जाम में बैठने को मिलेगा, वरना मेरा सपना टूट कर बिखर जाएगा। नहीं, थकना नहीं है। ऐश्वर्या चाय पकौड़ा ठेला पर भी बीच बीच में टाइम मिलने पर किताब निकालती और पढ़ाई किया करती। ग्राहकों को उसका परिश्रम और लगन देखकर बहुत अच्छा लगता। ऐश्वर्या बेटा, तुम जिस तरह से अपने भविष्य के लिए इतनी मेहनत कर रही हो ना, भगवान तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये मेरी दुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं भी यही आशा और कामना करती हूँ कि सब कुछ सही से पार हो जाए। बड़ी मेहनत से आखिरकार ऐश्वर्या पैसे इकट्ठा कर ही लेती है और वो उन्हें अलमारी में संभाल कर रखती है। आज और कल तो कॉलेज का ऑफिस बंद है, इसीलिए मैं फीस को परसों ही भर दूंगी। सुबह मुझे लगता है कि सुबह सुबह सवेरे ही ऑफिस खुलने से पहले ही जाकर मैं वहाँ तैनात हो जाऊंगी, बाहर खड़ी हो जाऊंगी। चलो, फीस की टेंशन तो मिट गई। अब बस मुझे अपना पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना है। और अच्छे से मार्क्स ही नहीं, बल्कि एकदम ही अच्छे वाले परसेंटेज से पास होना है मुझे। गुड। ऐश्वर्या एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन 2 दिन बाद जब फीस भरने के लिए वो पैसों को अलमारी से बाहर निकालने जाती है, तभी अलमारी में पैसे रहते ही नहीं हैं। ये देखकर ऐश्वर्या हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे पैसे? पैसे कहाँ चले गए? 2 दिन पहले मैंने यहीं पर तो रखे थे। तभी ऐश्वर्या देखती है कि उसके घर की खिड़की टूटी हुई है। नहीं, ओहो, इसका मतलब मेरे घर पर चोर आया था।
अब मैं क्या करूं? फाइनल एग्जाम्स के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अगर फीस नहीं भरी तो मैं एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। माता रानी, कोई तो हल दो मुझे इस मुसीबत का। तभी ऐश्वर्या को एक बहुत बड़ा चाय पकौड़े का ऑर्डर आता है, जो गांव में हो रहे एक इवेंट का होता है। ऐश्वर्या उन पैसों से अपनी फीस भरती है और फाइनल एग्जाम्स में पास हो जाती है। वो कॉलेज में नंबर 1 आती है और आगे चलकर वो एक बड़ी अफसर बन ही जाती है और ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। पाखी का पति मिहिर और सास ससुर रंभा और मोहनलाल तीनों की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद पाखी विधवा बन जाती है। पाखी की छोटी बेटी आंचल तब सिर्फ 6 साल की होती है। घर में अब जेठ जेठानी राघव और मोनिका होते हैं और उनका 8 साल का बेटा पुष्कर। पति के जाने के बाद राघव और मोनिका दोनों जेठ जेठानी पाखी पर बहुत अत्याचार करते हैं। सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तभी, जेठानी जी मुझे भी मक्खन की टिक्की दे दीजिए ना, और जैम की बोतल भी। आंचल को भूख लगी है, उसे ब्रेड बटर जैम खाना है। पाखी बटर और जैम को हाथ लगाए उससे पहले ही मोनिका बटर जैम छीन लेती है और गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा तू आराम से इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा है, तू अब एक विधवा है और तेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है। तू एक विधवा बहू है और तेरे खर्चे उठाने के लिए हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं, समझी? बिल्कुल सही कह रही हो मोनिका। पाखी, तुम्हें अगर आंचल के साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें या तो हमें हर महीने पैसे देने होंगे या फिर इस घर में नौकरानी की तरह काम करना होगा। राघव की ये बात सुनकर पाखी हैरान रह जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जेठ जी, जेठानी जी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मैं विधवा हो गई तो मैंने हर चीज से अपना हक खो दिया क्या? मैं आपकी देवरानी हूँ जेठानी जी। ये घर जितना आप दोनों का है उतना ही मेरा भी, और मेरी बेटी आंचल का भी। मोनिका पाखी के बाल नोचती है और कहती है, ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी जूती की नोक बनकर रहना होगा। चल जाकर काम कर। बेचारी पाखी दिन भर घर का पूरा काम करती और मोनिका महारानियों की तरह आराम फरमाती है। मोनिका पाखी को 1 मिनट के लिए तक चैन की सांस लेने नहीं देती और लगातार कुछ न कुछ काम देती रहती। अरे ठीक से साफ कर, बेवकूफ कहीं। हाथ में जान है कि नहीं? जी जेठानी जी। आंचल रोने लगती है और कमरे में अकेली होती है। तभी, जेठानी जी, वो कमरे में आंचल अकेली है। मैं अभी उसे देखकर आई, कहीं खेलते कूदते कोई चोट ना आ गई हो उसे। खबरदार जो वहां गई तो चुपचाप मेरे पैरों की मालिश कर, वरना आज रात का खाना नहीं मिलेगा। चल अच्छे से मालिश कर। मोनिका और राघव पाखी के कमरे को अब गेस्ट रूम बना देते हैं और उसे घर के आंगन में रहने को बोलते हैं। मोनिका जब पाखी और आंचल का सारा सामान घर के बाहर फेंक रही होती है तभी, जेठानी जी, आप मेरा और आंचल का सामान घर के बाहर क्यों फेंक रही हो? शुक्र मना कि तुझे और तेरी मनहूस बेटी को घर के बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने फैसला लिया है कि तुम्हारे और आंचल के रूम को अब एक गेस्ट रूम में बदला जाए, इसलिए अब से तुम और आंचल दोनों भी घर के आंगन में रहोगी। लेकिन जेठानी जी। शट अप पाखी, ज्यादा बकर बकर मत करो वरना तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी के पति मिहिर के नाम की सारी जायदाद अपने पास हड़प लेते हैं और पाखी और आंचल को 1% का हिस्सा तक नहीं देते। जेठ जी, जेठानी जी, आपने ऐसा क्यों किया? वो हिस्सा आंचल और मेरा था। कम से कम वो मेरी आंचल के भविष्य के लिए तो काम आता। तुम अब एक विधवा हो। मिहिर के जाने के बाद तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई सम्मान नहीं रहा, और वैसे भी तुम्हें जिंदगी भर तो हमारी नौकरानी बनकर रहना है। खाना पीना घर ये तो सब तुम्हें दे ही रहा हूँ, तो फिर जायदाद के हिस्से की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या, नखरे हैं सब बस इस चुड़ैल के। कपकपाती हुई ठंड में पाखी और आंचल दोनों ही घर के आंगन में सोते हैं। वहीं अंदर राघव और मोनिका अपने बेटे पुष्कर संग कंबल ओढ़कर सोते हैं। त्योहार के दिन जब पाखी सफेद रंग की जगह लाल रंग की साड़ी पहनती है तभी, ओ हीरोइन, ये सब क्या है? तू भूल गई हो क्या? तुम्हारा पति अब मर चुका है, तुम एक विधवा हो।
और एक विधवा होते हुए भी तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी है। लाल रंग सुहागन का होता है और सफेद रंग एक विधवा का, समझी? लेकिन जेठानी जी, पड़ोस के रंजीत की भी बीवी को गए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन उनके लिए तो दूसरा रिश्ता भी आ गया है। वो तो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, तो फिर क्यों हमेशा एक औरत को ही इस समाज के उसूलों में और रीति रिवाजों में पिसना पड़ता है? क्योंकि वो एक मर्द है और तुम एक औरत, समझ गई? अब जाओ, जाकर हम सब के लिए चाय लाओ। मास्टरनी की तरह जुबान चलाने दे दो बस इसे। दिन ब दिन मोनिका और राघव पाखी पर बहुत अत्याचार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो उसे और उसकी बेटी को तबीयत खराब होने पर भूखा मारते हैं। ये सब सोचकर एक रात पाखी अपनी बेटी आंचल संग अपना सामान लेकर बस पकड़कर दूसरे शहर चली जाती है। किसी और शहर में जाकर वो अपनी नई दुनिया बसाती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके वो पैसे कमाती है और आंचल को एक अच्छे स्कूल में भेजती है। पता नहीं कहाँ चली गई होगी वो कलमुही। अच्छी भली नौकरानी थी फ्री फंड की, मेरे तो बड़े बुरे हाल हो गए हैं। पाखी अब बहुत ही अच्छे से अपनी बेटी को पालती और बड़े होकर आंचल एक डॉक्टर बनती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और मोनिका का बेटा पुष्कर अब गुनगुन नाम की एक लड़की संग शादी कर लेता है, लेकिन गुनगुन का स्वभाव बहुत ही लालची होता है। पुष्कर, तुम्हारे दोनों माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अब वृद्धाश्रम में डाल दो प्लीज, और उनसे ना प्रॉपर्टी भी सारी की सारी हड़प लो। आगे चल के हमारा फ्यूचर है, हमारे होने वाले बच्चे का फ्यूचर है। तुम्हें कुछ पड़ी भी है कि नहीं? हाँ गुनगुन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पुष्कर अपनी बीवी के भड़काने से भड़क जाता है और बूढ़े राघव और मोनिका को घर से बाहर निकाल देता है और वृद्धाश्रम जाने को कहता है। राघव और मोनिका अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकते हैं और वो एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तभी आंचल वहाँ आकर उन्हें बचाती है और अपने घर ले आती है। होश आने पर राघव और मोनिका देखते हैं कि वो पाखी के घर में हैं। हमें माफ कर दो पाखी। आंचल बिटिया, आज हमें पता चला कि हम कितने गलत थे। आज हमें हमारी खुद की औलाद ने ही घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आंचल ने बचा लिया। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है पाखी, हमें माफ कर दो पाखी, माफ कर दो हमें। राघव और मोनिका दोनों ही पाखी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। माफी मत मांगिए जेठ जी, जेठानी जी, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। निराश मत होइए, पुष्कर नहीं लेकिन मेरी आंचल हम सबको संभालेगी। और इस तरह अतीत के सारे गिले शिकवे भूलकर पाखी राघव और मोनिका को माफ कर देती है और वो सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। बलवंत एक गरीब आदमी था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।